बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत फरीम। प्रॉफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोकर साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और सेनेटर अनवर बेग साहब हमें वीडियो लिंक पे अभी से कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी से कुछ देर में अपना खिताब करेंगे और इससे हवाले से हम बात तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सामने रेस किया जाएगा, दीगर ममालिक के हवाले से बात की जाएगी, कौन से अहम नकात हैं जिनको उठाया जाएगा और पाकिस्तान के हवाले से जो खित्ते में उसे तनहा करने की साजिशें की जा रही हैं उस पर किस किस्म का दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, इस पर तो बात करेंगे। दूसरी जानिब ये भी चीज़ को हम सामने रखेंगे कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कफील रियासत करार देने का बिल कांग्रेस में पेश कर दिया गया है। पाकिस्तान नाकाबिले एतमाद साथी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ यकीनी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नहीं है। इस धोखे की बिना पर पाकिस्तान की इमदाद को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से बिल में ये तमाम चीज़ों के हवाले से मुतालबा किया गया। एक जानिब पाकिस्तान के 4 बड़े साबिक सिफारतकारों की जानिब से सिविल मिलिट्री क़यादत को मुल्की खारजा और दिफाई पॉलिसी के हवाले से न सिर्फ गैर मामूली मशवरे बल्कि वार्निंग भी दी गई है। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती मखाज़ पर आलमी सतह पर देखा जा रहा है कि अपने मुखालिफिन में भी इजाफा करता जा रहा है। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अब मुकम्मल ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है? दफ्तर खारजा के करता धरता खारजा अमूर में पाकिस्तान की हिमायत करने के बजाय बेगमात की NGO करप्शन के दिफा में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को खित्ते में तन्हाई और पॉलिसियों को इस नहज पर पहुँचाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी क्या खित्ता हौलनाक जंग के दहाने पर पहुंच चुका है? PM की स्पीच भी अभी से कुछ देर में आमिर साहब होने जा रही है। लास्ट टाइम आपने उनकी स्पीच को कवर किया था, लेकिन शायद प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे, आपके पास इस बार किराया मौजूद नहीं था, आप नहीं जा सके। जाते तो शायद हमें कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स पहले मिल जाती। नहीं, किराए का मसला तो नहीं है, मगर मुझे ये एजाज़ हासिल रहा है कि मैंने काफ़ी साल जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का इजलास एज ए जर्नलिस्ट कवर करने का मुझे मौका मिला है। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोकर साहब मौजूद हैं और इनका एक तो ज़ाहिर है बहुत बड़े सीनियर डिप्लोमेट भी हैं। फिर ये अमेरिका में भी बड़े 1990 की दहाई के एंड में हमारे एम्बेसडर थे और बड़े क्लोज क्वार्टर से देते हैं। ये भी बड़ी तफसील से मेरे ख्याल में बता सकेंगे। मगर इस दफ़ा जो UN यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास हमेशा ही अहम होता है, मगर इस दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख़ास वजूहत है जिसकी वजह से ज़्यादा अहम हो गया है। पहली ये कि वहाँ पे कोई सच नवाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, कोई इन पे ख़ास इनकी शख्सियत की वजह से कोई प्रोमिनेंस नहीं है। UN जनरल असम्बली में ये होता है कि जिस तरह मंडेला साहब या कास्ट्रो, ये हमेशा यासिर अरफात होते थे, ये स्टार्स होते थे कि लोग इनको सुनने आते थे कि जनाब इस दफ़ा ये क्या कहते हैं और उनकी तकरीरें सुनी जाती थी। उसके बाद फिर होता है कि हर साल कोई डिपेंडिंग ऑन के दुनिया बैनुल-अक़वामी सियासत किस तरफ जा रही है, कुछ फ्लैश पॉइंट्स होते हैं जिस पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जनाब ये मिडल ईस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त फोकस होगा कि कौन क्या कहता है और सीरिया का क्या इफ़ेक्ट आता है, इस ईरान को गौर करते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त एक इंडिया और पाकिस्तान में कशीदगी चल रही है, तो इसलिए लोगों का बड़ा फोकस होगा पूरी दुनिया में दुनिया का कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। इंडिया की तरफ से क्योंकि मोदी साहब इस दफ़ा नहीं आ रहे तो उनकी थोड़ा सा लेवल नीचे चला गया, मगर बहरहाल लोग इंटरेस्टेड होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया क्या कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक कशीदगी से पूरी दुनिया का एक कंसर्न हो जाता है कि ये बढ़े ना और कौन क्या कहता है इस पर एक नज़र होगी, ये इसकी वजह से इम्पोर्टेंस है। दूसरा कशीदगी के अलावा ये है कि इस वक्त क्योंकि भारत की तरफ से काफ़ी अरसे से कोशिश चल रही है कि जनाब उन्होंने पहले ही जमात दावा और जैश मोहम्मद वगैरह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करार दिलवा दिया हुआ है और अब एक यूनाइटेड नेशंस में कोशिश की जा रही है काफ़ी अरसे से कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क डिक्लेयर करवा दिया जाए जो कि दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, स्पॉन्सर करता है। इसलिए पाकिस्तान पे सैंक्शंस के लिए इंडिया की तरफ से कोशिश जारी है, जिसका हमने हाल ही में ये आज की अखबारों में ख़बर छपी हुई है कि US के कांग्रेस में एक बिल पेश किया जा रहा है इसी तरह का कि जनाब अमेरिका की तरफ से भी सैंक्शंस आएँ। और क्योंकि अमेरिका और इंडिया की इस वक्त काफ़ी क्लोजनेस बढ़ गई है तो पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ गए हैं कि इस चीज़ पे ऑफ कोर्स फोकस आएगा कि प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में क्या कहते हैं।
एक वीज़ावी इंडिया कि ये आया उनकी स्पीच में, ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ के हवाले से जो कश्मीर में मसाइल है उसको वो उजागर करेंगे, मगर किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का और कैसे, ख़ास तौर पे उड़ी का जो वाक़या हुआ है उसमें इंडिया ने, जैसा कि आप सबको पता है कि वहाँ इल्ज़ाम फ़ौरन बगैर उसके अभी वाक़या हुआ ही था तो पाकिस्तान में एविडेंस शेयर किए बगैर करा दिया, तो हम उसका कैसे एक तो दफा करते हैं, दूसरा रियाज खोखर साहब उसके मुतालिक बड़ा बेहतर बता सकेंगे मैं कि कल जो है इन्होंने और इनके फेलो डिप्लोमेट्स ने 3 और डिप्लोमेट्स ने जो कल आर्टिकल लिखा है जिसमें और भी बड़ी चीज़ें, उसमें सबसे बुनियादी बात ये इन्होंने कही कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है कि हम यहाँ से हमारा एरिया, हमारा इलाका इस्तेमाल किया जाता है अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे ख़ुद भी शिकस्त खोरदा है, 12-15 साल से अफ़गानिस्तान में होने के बावजूद वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो उनके यहाँ भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डालना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है जिसमें ये दुनिया को पैगाम देना कि जनाब हम दहशतगर्दी के ना सिर्फ के विक्टिम हैं मगर हम कोई ऐसी अपना इलाका यूज़ नहीं करने देंगे। एक सिर्फ ये एक डिनायल नहीं, वो उसमें जो रियाज खोखर साहब वगैरह ने और इनके फेलो डिप्लोमेट्स ने कल जो कहा है कि बाकायदा एक खुला ऐसा ऐलान होना चाहिए कि जनाब हमारे से एविडेंस शेयर किया जाए अगर कोई इस तरह का किसी पे हमारे इल्ज़ाम है और उसका हम सदबाब कर सकें। तो मेरा रियाज खोखर साहब से और कायद साहब से इस पर मैं वैसे इंटरेस्टेड हूँ कि हमने कल गुफ्तगू की रियाज खोखर साहब, इट्स प्रिविलेज टू हैव हिम इन द शो। मैं तो ये चाहूँगा कि ज़रा इनसे, एक तो कल इनकी तहरीर हमने पढ़ी, तो भाई खोखर साहब से अगर हम सुन लें उन्हीं की ज़बानी और उनके फेलो डिप्लोमेट्स ने कल लिखा है और उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, कम अज़ कम मेरे जैसे, आमिर जैसे और कुछ और भी लोग होंगे जो पाकिस्तान में वो उनसे एग्री करते हैं, तो बेहतर ये होगा कि खोखर साहब से खुद सुना जाए कि ये मौजूदा क्राइसिस में पाकिस्तान जो फंस गया है, एक साइड पे अफगानिस्तान, दूसरी साइड पे इंडिया, उधर से अमेरिका, नेटो, इंटरनेशनल फोर्सेस और पूरी दुनिया वो कहते हैं ना वन वर्सेस द रेस्ट, कि पाकिस्तान अकेला और पूरी दुनिया के खिलाफ हम डट गए हैं, हम खड़े हो गए हैं और हमने कहा जी आए फिर हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जो सोल्यूशंस कल इन्होंने दिए हैं तो मेरा ख्याल है ये खोखर साहब से खुद पूछा जाए, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि अब मुझसे बेहतर होगा कि हम खोखर साहब से बिल्कुल क्लास में हमारे साथ हैं। जी रियाज खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर की इंतज़ार कर रहे हैं कि स्पीच होने वाली है और सबको इंतज़ार है कि वो क्या कहेंगे। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा उनको क्या कहना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इस वक्त हमारे लिए अहम हैं? उससे पहले सर एक मेरा सप्लीमेंट्री इसके साथ सवाल है कि ये तो आप हमें बताएंगे क्या कहना चाहिए। कल जो आपका आर्टिकल डॉन में आया है, आपको और आपके साथ रियाज मोहम्मद खान साहब भी थे, इनाम उल हक साहब भी थे, महमूद दुरानी साहब थे, आपको किस चीज़ ने मजबूर किया है कि आप पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इतने नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल आपने मशवरे दिए हैं कि आप अफगानिस्तान में भी ये मुदाखलत हमें ये बंद करनी चाहिए या जो वहाँ ग्रुप्स हैं उनको हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, और इंडिया के साथ भी जो अगेन उसके बम्बे के अटैक्स हैं उनके एक्यूज़ को हमें प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आप इतने 4 सीनियर लोग, ब्रेन क्रीम ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे हैं कि हमें अपनी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी में चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए क्लासा साहब, बात ये है कि हम पुराने लोग हैं, हम लोगों ने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है और हमें बेसिकली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा फर्ज बनता है कि हम मुल्क के लिए, कम से कम सरकार के लिए और इदारों के लिए, उनके लिए हम जो मसले, जो असल सीरियस मसले पाकिस्तान जिस पे गिरा हुआ है इस वक्त, उनको फ्लैग कर दें। यानी वी नीड टू, जैसे कहते हैं ना, पॉइंट आउट द डेंजर्स टू पाकिस्तान। जो बात हमने बुनियादी बात की वो ये है, वो हमने कोई चार्ज नहीं लगाया, हमने सिर्फ ये बेसिकली एम्फसाइज किया कि दुनिया में ये परसेप्शन है और आपको पता है कि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस तरफ हमने डायरेक्ट किया है कि भाई इस वक्त देखिए आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे भी बहुत कशीदगी है, बल्कि बहुत ज्यादा खतरे हैं। इसी तरह आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे बिल्कुल ओपन एंडेड यानी कि हालात हैं, कुछ पता नहीं ये क्या रुख इख्तियार करते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद ये था कि हम कम से कम अपनी राय दें
कि हम दुनिया हम पे शक क्यों कर रही है, क्या वजह है, क्यों बार बार वो लोग हमसे ये कह रहे हैं कि जी आप अपने बॉर्डर्स का ख्याल करें, आप अपने बॉर्डर्स, अपनी जमीन को इस्तेमाल ना होने दें। तो मेरा मतलब है कि हमें वी हैव टू कम अब्रेस्ट, वी हैव टू, जैसे कहते हैं क्लीन ब्रेस्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग। तो हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट में ये है, जब देखिए ना इस वक्त इस एरिया में देख लीजिए, इस रीजन में देख लीजिए, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश उन्होंने गैंग अप कर लिया एक तरह से, और हमारे लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इसी और उनके यानी जो बातें वो कह रहे हैं, उनके पीछे अमेरिका भी है, अमेरिका भी उनकी यही बातचीत जो है उसको सपोर्ट कर रहा है कि इस खित्ते में जो टेररिज्म का मसला है वो पाकिस्तान को इसके बारे में सीरियस एक्शन लेना चाहिए। खोखर साहब, आपने कहा कि इंडिया उसमें बांग्लादेश, मैं ये कल परसों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है, ईरान भी कहता है, अफगानिस्तान भी, अमेरिका भी आपने कहा गैंग अप हो गए। आपको लगता है इतने, आपने जैसे कहा सीजनड आप डिप्लोमेट हैं, और जो दुनिया के 3 बड़े कैपिटल हैं, वाशिंगटन हो, बीजिंग हो या दिल्ली हो, आप वहाँ पे सफ़ीर हमारे रहे हुए हैं, आपका ख्याल है कि उनकी बातों में वज़न है, या जैसे हम यहाँ समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, प्रोपागेंडा है, और उनका वो हमसे डू मोर का कहते रहते हैं, हमने ज़्यादा नुकसान किया है? आपको फील होता है कि उनकी बातों में वज़न है, या वही प्रोपागेंडा साजिशी कोई हम थ्योरीज बाज़ दफ़ा यहाँ पे पेश करते हैं? देखिए, अगर जो प्रोपागेंडा होता है ना, एक चीज़ को अगर आप बार बार कहें तो वो उस पर लोग यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एम्फसाइज ये कर रहा हूँ कि हमने जो आर्टिकल में बेसिकली पोजीशन ली है वो ये है कि जो परसेप्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत खराब हैं। कोई बड़ा मुल्क हो चाहे छोटा मुल्क हो, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये चीजें नहीं हो रही। अब देखिए ना, चाहे अमेरिका, अब सिर्फ या अमेरिका को ही ले लीजिए, अमेरिका की जो बात है वो चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो, उनके साथ अग्री करते हैं, क्योंकि वो एक सुपर पावर है। इसी तरह सारे वेस्टर्न मुल्कों में वो अमेरिका की लाइन टो करते हैं, या अमेरिका से कम उनकी राय में राय मिला देते हैं। तो जहां तक हमारी कोशिश है, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि देखें कशीदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहा कि हम उरी में हम इन्वॉल्व है या नहीं है। वो तो हिंदुस्तान का तो एक तरीका है, वो बड़े अरसे से इस किस्म के झूठे इल्जामात और मक्कारी के तौर तरीके उन्होंने इख्तियार किए हुए। मैं तो कम से कम बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि हिंदुस्तान बहुत झूठ बोल रहा है और बहुत गलत बयानी कर रहा है, और वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बिल्डअप कर रहा है। जहां तक बाहर दूसरे मुल्क हैं, अब आप देखिए ना सिर्फ वो उनके मुल्क इन्वॉल्व हैं, बल्कि उनका सारा मीडिया, दुनिया में कौन सा अखबार है, तो आप मुझे बता दीजिए, एक अखबार का नाम बता दीजिए जिसने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान के खित्ते से ये टेररिज्म वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल आप रियाज खोखर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि एक या दो नहीं, पूरी दुनिया मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर शक कर रही है। आखिर इसकी वजूहत क्या है? एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अनवर बेग साहब इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अभी ब्रेक से पहले खोखर साहब बात कर रहे थे, एक प्रोपेगेंडा, एक बात जब बार बार की जाती है तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए तो लम्हा फिक्रिया अब ये है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर शक कर रही है। बिल्कुल, ये जिस तरह अभी एम्बेसडर रियाज खोखर कह रहे थे कि ये परसेप्शंस बन जाती हैं, और जब बहुत ज़्यादा ये परसेप्शन बन जाएं तो सिर्फ डिनायल काफ़ी नहीं है कि हम डिनाई करते रहें। हमें इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, इस तरह की मेरे ख्याल तजवीज़ देनी चाहिए कि जिसमें हम लगे कि हम दुनिया के अगेंस्ट द टाइड नहीं जा रहे, बल्कि दुनिया के साथ जा रहे हैं। तो एम्बेसडर खोखर साहब से तो पूछेंगे, तो मैं चाहूँगा कि अनवर बेग साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी
सेनेटर साहब ये बताएं, आप ये सेनेट में उसकी फॉरेन कमेटी के ख़ास बड़े रूह रवा रहे हुए हैं और बड़ी गौर से इन चीज़ों को देखते हैं कि ये इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो इजलास हो रहा है वो बड़े ख़ास हालात में हमारे लिए ख़ास तौर पे हो रहा है कि जिसमें ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारे कशीदगी और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारे काफ़ी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। तो उसमें इस इजलास की ख़ास अहमियत क्या हो जाती है, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? देखें आमिर मतीन साहब, सबसे पहले तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि आज जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर साहब करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, इट शुड बी अ स्पीच विच शुड बी रिमेंबर्ड बाय दिस नेशन एंड इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अंदर जैसे हम सबको पता है कि वहाँ पे एक थर्ड जनरेशन यूथ की अपराइजिंग हो गई है अगेंस्ट द इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आज बहुत फोर्सफुल स्पीच करनी पड़ेगी जनरल असेंबली में। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ, मैंने रियाज खोखर साहब की बात सुनी और मैं उनकी बातों पे एग्री करता हूँ, बट हमारा एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने कभी कश्मीर इशू को दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे कभी हमने प्रायोरिटी नहीं दी है। हम साल के एक सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस चले जाते हैं और किसी साल हम बात करते हैं कश्मीर की और किसी साल नहीं करते। और इस दफ़ा क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू बना हुआ है कश्मीर में, तो एक बड़ी कश्मीर की हाइप हुई है, बट हमारी जो एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट ओवर द इयर्स और कंसिस्टेंट नहीं रही। सो मच सो आपको ये भी पता है कि नेशनल असेंबली के अंदर कश्मीर कमेटी है। मुझे नहीं पता मौलाना फजलुर रहमान साहब कितने मुल्कों में उन्होंने दौरे किए, किन किन को मिला है कश्मीर इशू को, कोई हाईलाइट हुई है कश्मीर इशू इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के साथ। पहले हम सुना करते थे वो नवाबजादा साहब मरहूम नसरुल्लाह साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीर इशू को कंसिस्टेंटली हम हाईलाइट नहीं करते रहेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, हर अपनी मीटिंग में, तब तक ये हाईलाइट नहीं होगी। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ और ये मैंने देखा है कि पिछले 20 साल से इंडिया ने बहुत होशियारी के साथ वेस्ट का इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में वो ले आए कि आज वेस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है कि जी ये कश्मीर का इशू आप बायलैटरली सेटल करें। भाई यूनाइटेड नेशंस में आप देख लें 70 साल होने को आ रहे हैं, वो केस हमारा पड़ा हुआ है। इंडिया जिसपे खुद गया था यूनाइटेड नेशंस में, आज तक उन्होंने क्या किया। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे है बैठा हुआ, जो ये सीज फायर वायलेशन और जो भी वायलेशन बॉर्डर पे होती हैं वो वो मॉनिटर करती है। पाकिस्तान आर्मी 100% उनके साथ कोऑपरेट करती है, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाती है, हर जगह ले जाती है जब भी वायलेशन होती है। जब वो इंडिया जाते हैं, इंडिया में वो श्रीनगर के अंदर उनको वो ढक देते हैं जेल के अंदर और उनको कहते हैं खबरदार तुम इस कैंप से बाहर निकले। यूनाइटेड नेशंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको कहें इंडिया को कि इनको जाके LOC विजिट तो करने दें आप। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस एक डिबेटिंग क्लब बना है। पाकिस्तान को चाहिए जैसे OIC है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ जाएं, वहाँ जाके शोर मचाएं और सबसे पहले कश्मीर की बात करें। तो मैं ये समझता हूँ अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, इंडिया विल टेक अस फॉर अ राइड। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे मैंने कहा वेस्ट का इतना हुआ है वहाँ पे कि वो पाकिस्तान की साइड नहीं लेंगे, वो इंडिया की बात। अच्छा बेग साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि यूरोपियन हमें कहते हैं या दीगर ममालिक के बायलैटरल आप बात करें। मैं ज़रा खोखर साहब से एक बड़ा उस पर हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। जब इंडियन से बात की जाती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है अक्सर वहाँ के मीडिया से या उनका लीडरशिप से, या खोखर साहब या आपसे सर मैं इसका जवाब चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि जब आप बात करते हैं कि UNO के रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, जब भुट्टो साहब शिमला गए थे तो एक नया मुआहदा हुआ था, शिमला अकॉर्ड हुआ था। ये उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है, जो मतलब है वो ठीक है क्लासेस साहब, हम वहाँ पे जाएंगे लेकिन इस वक्त क्या एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। रियाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले अनवर बेग साहब ने ये बात की थी कि अगर वज़ीर आज़म आज ये खिताब करते हैं तो ये एक बेहतरीन खिताब होना चाहिए, आपने भी ये खिताब सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, खिताब तो एक तकरीबन उन्होंने काफ़ी वक्त कश्मीर पे की बात की है, कश्मीर की। मगर देखिए, मेरी नज़र में 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। एक तो इनको चाहिए था कि जो कश्मीर के हालात हैं वो उनको और यानी जोश से पेश किया जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, यानी मैं तो समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि वहाँ कत्ले आम हो रहा है, वहाँ पर एक जेनोसाइड हो रही है, और ये हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसकी ये पॉलिसी है। आप बल्कि देखिए, बीजेपी की तो पॉलिसी है, कम्युनलिज्म तो उनकी पॉलिसी है। उसके अलावा ये है कि जो हिंदुस्तान के इस वक्त वजीर आजम है उनका एक रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड गुजरात के बारे में सारी दुनिया को पता है। और आप देखिए इस तकरीर में, सारी तकरीर में उन्होंने मोदी साहब का बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं, कोई रेफरेंस ही नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये ज़रा थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। ये आपका ख्याल है कोई आलमी कम्युनिटी पे जो तकरीर उन्होंने की है, जो लोग सुन रहे होंगे या जितने लीडर्स आएंगे, इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, या वही उन्होंने सुन लिया, उन्होंने तकरीर कर ली, हमने अप्रिशिएट कर ली, कश्मीर का जिक्र हो गया? आप वहाँ पे रहे हैं, समझते हैं इंटरनेशनल आप इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को, क्या इस तकरीर के बाद कोई इंडिया पे दबाव बढ़ेगा? और जो उन्होंने ऑफ़र की है आपकी, मेरा ख्याल कल के आर्टिकल से अगर बारो किया जाए, आपके अगरचे 1-2 तजावीज़ थी जो आपके ख्याल उन्हें कहनी चाहिए थी, उन्होंने फिर एक दफ़ा ओपनली इंडिया को ऑफ़र किया है कि पीस टॉक्स करते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा? इंडिया का क्या रिएक्शन आएगा और आलमी बिरादरी इस पर क्या रिएक्ट करेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक पीस टॉक्स की बात है उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान शुड नॉट बी सीन एज अ कंट्री कि वो यानी कि वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। हमने तो कोई वॉर मॉन्गरिंग की नहीं है। सारी वॉर मॉन्गरिंग इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा। तो अगर उन्होंने ऑफर की है टॉक्स की तो वो बुरी बात नहीं है, वो बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी कि डिस्पाइट ऑल दी, जिसे कहते हैं ना, टेंशन, पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड दैट पोजीशन। वो सही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए था कि वहाँ पर एक कत्ले आम हो रहा है। उनको, प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए था कि मोदी साहब का नाम लेते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई डिमांड कि ये जो कत्ले आम है इसको बंद करें, इसको फौरन बंद करें, और अपने जो आपकी जो वहाँ पे ऑक्यूपेशन फोर्स है उसको लगाम दें। और देखिए, अब हुआ ये है कि अब पिछले 3 महीने से समझिए कि हिंदुस्तान ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप बताइए कौन सी ऐसी जगह, ये वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो इजराइल इस्तेमाल करता रहा पहले से। तो मकसद है कि यानी अगर आप, इफ यू आर अ जर्नलिस्ट सिटिंग देयर, आप क्या इस वक्त आप क्या कौन सी चीज आप पिकअप करेंगे सारे तकरीर? अनवर बेग साहब से मेरा अनवर बेग साहब, मैं आपसे, मुझे लग रहा था जिस तरह खोखर साहब कह रहे हैं कि कश्मीर पे जिक्र तो काफ़ी खतरखा किया, मगर एक पैशन की कमी थी। लग रहा था कि ये पाकिस्तानी ऑडियंस से वो ज़्यादा बात कर रहे हैं और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई ज़्यादा कर रहे हैं। दुनिया की ऑडियंस के लिए इसमें मुझे लगा कि कम मटीरियल था। आपका क्या ख्याल है? आमिर मतीन साहब, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिटन स्पीच को एक तरफ कर देते और एक्स टेम्पो बोलते और दिल से बात करते और कहते कि जो इंडिया ने हरकतें जो की हुई हैं, जो किलिंग्स की हुई हैं कश्मीरीज की, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। तो मैं ये समझता हूँ उसमें ज़्यादा जोश होता कि अगर अपनी रिटन स्पीच को वो एक तरफ करके और ख़ुद डायरेक्टली एक्स टेम्पो बोलते। दूसरा जो मैंने सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस एक इंक्वायरी कमीशन बनाए और वहाँ भेजे। अरे किबला, वो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को श्रीनगर कैंप से निकलने नहीं देते, वो कैसे ये करेंगे? और दूसरी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी नहीं करेगी। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे इंडिया में अमेरिकन और यूरोपियन वेस्ट का इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, नोबडी इज़ गोइंग टू से अ वर्ड टू इंडिया। जब तक इंडिया पे प्रेशर नहीं आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से
इंडिया विल डू नथिंग। बेग साहब, आपकी बातों में थोड़ी सी मुझे कन्फ्लिक्ट नजर आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके इतने मैसिव इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं यूरोपियन ममालिक के, कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरे कह रहे हैं आप उनको उन पर जोर दिलवाएं। कैसे दिलवाएं? क्योंकि हमारी तो, जैसे कल में उनका इनके ये टॉप डिप्लोमेट्स का आर्टिकल छपा है, और अभी भी वो ये खोखर साहब कह रहे थे, भाई हमारी तो मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, ना कोई हमें अपने करीब आने देता है, ना कोई हमसे डिस्कशन का आता है, ना कोई हमारी कोई बात सुनता है। हमारा क्रेडिबिलिटी लेवल, जैसे अभी हम दुख से रो रहे हैं, वो बहुत पुअर है। तो कैसे दबाव डलवाएं? मतलब इंडिया के साथ मतलब क्या आपके जहन में क्या सोल्यूशन है? कैसे दबाव डलवाएं? यूनाइटेड नेशन से कुछ नहीं आएगा। फिर व्हाट इज नेक्स्ट? आप जाए ओवर ये OIC में जाए, OIC खुद मिडिल ईस्ट, एक मिनट ठहरे, ये जो OIC का हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट में, मेरी बात सुने, वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट ऑन कश्मीर इशू, और हर फोरम पे इसको बड़ा सीरियसली और जोर से इसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट फॉर इयर्स। मैं आपको थोड़ा सा नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा आपसे सवाल पूछता हूं, जो कल बातें हमारे इन टॉप डिप्लोमेट्स ने लिखी हैं कि आप ठीक है UNO में भी जाएं, OIC बात करें, इंटरनेशनल दबाव बढ़ाएं, जो नवाज शरीफ साहब ने ऑफर किया है उनको भारत को कि अहम मुज़ाकरात करते हैं, और भारत की मुज़ाकरात की सिर्फ एक ही शर्त है जो मुझे समझ आई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम पढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो यहाँ बम्बे के या मुंबई के जो आपके मुलजमान हैं उनका आप ट्रायल करें, उनको सजा दें। अगर ये चीज़ें हम थोड़ी सी इनको, और इस पर तारिक खोसा साहब का डान में बड़ा आर्टिकल था, उन्होंने ये बात की, कल खोखर साहब और इनके दोस्तों ने भी वही बात की है। अगर 2-4 इस तरह के मसले हम थोड़े से उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, और पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा टॉक्स इनकी शुरू हो जाए, तो शायद मुमकिन है वाजपेयी और नवाज शरीफ साहब ने जैसे शुरू किया था, अगेन मुमकिन है मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब उसको लेके आगे चलें। जो इंडियन कंसर्न्स हैं, 1-2 ज़्यादा भी मुझे नज़र नहीं आ रही, और जिस पे हम भी एग्री करते हैं, हमारे टॉप डिप्लोमेट्स हों, तारिक खोसा हों, कि होनी चाहिए, हमें उसको बम्बे वाले इशू को थोड़ा सा प्रोसीड करने में क्या प्रॉब्लम है सर? आप किससे? आपसे बेग साहब, आपसे। अच्छा रऊफ साहब, देखें, जहाँ तक बॉम्बे का इशू है, क्योंकि मुझे फैक्ट्स का इल्म नहीं है, और उस पर तो मेरा ख्याल है बातचीत चल ही रही है कई सालों से, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंडिया पाकिस्तान टेबल पे बैठ के अपनी गुफ्तगू शुरू नहीं करेगा, यानी ये डिप्लोमेटिक चैनल से तो बात नहीं हल होगी। यू हैव टू सिट एंड टॉक, और अगर इंडिया टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है तो एक दूसरे के कंसर्न्स किस तरीके से एड्रेस होंगे? खोखर साहब से पूछते हैं सर एक सवाल। खोखर साहब, आपको याद होगा इंडिया ने ऑफर की थी कुछ 6 महीने पहले, जब सरताज अजीज साहब ने जाना था, कि टेररिज्म पे बैठ के बात करते हैं, और पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी हम टेररिज्म पे बात नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को एक दफ़ा इंडिया के साथ बैठ के टेररिज्म पे बात तो उनको करनी चाहिए? देखिए, ऊफा में तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, वहाँ तो कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ था, आपको याद है। और उसके बाद जब यहाँ हमारे डेलीगेशन वापस आया तो यहाँ पर काफ़ी शोर मचा, तो उसके बाद हमारी हुकूमत ने ये पोजीशन ली कि हम सिर्फ टेररिज्म पे बात नहीं करेंगे, हम कश्मीर पे भी बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक ये टॉक्स की बात है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सीरियस ही नहीं है। वो कश्मीर के बारे में कोई सीरियस बात करना चाहते ही नहीं है। तो और आप पिछले 40 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, शिमला के बाद से देख लीजिए, कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुआ। और जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था वो भी नहीं सर। वाजपेयी साहब जब लाहौर आए थे, नवाज शरीफ साहब से हुए, डिक्लेरेशन हुआ, मीनार पाकिस्तान गए, वो भी सीरियस एफर्ट थी मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब की और वाजपेयी साहब की। नहीं, देखिए, अगर आप उसको गहरे तरीके से उसको एग्जामिन करेंगे तो ठीक है, वो इट वाज टॉक्स अबाउट टॉक्स। मेरा मतलब कि उसमें कोई बुनियादी बात हुई थी, कोई प्रोग्रेस हुई थी, उसमें सिर्फ ये था। हिंदुस्तान ने तो कई दफा कहा कि हिंदुस्तान ने तो कई दफा कहा कि हम पाकिस्तान के साथ टॉक्स करने के लिए तैयार है। मगर देखिए, एक फर्क है, टॉक्स एक चीज होती है और नेगोशिएट करना एक और चीज होती है। ठीक है आमिर साहब, हमारे पास मुकम्मल तौर पे वक्त अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। जिस तरह से रियाज खोखर साहब बता रहे थे और अनवर बेग साहब ने भी जिस तरह से बात की कि इंटरनेशनल फोरम पर तरजीही बुनियादों पर मसला कश्मीर को उठाना होगा, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म ने स्पीच की, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है बहुत अच्छी स्पीच थी, लेकिन मसला कश्मीर को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश किया जा सकता था। थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अभी हम वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच के हवाले से बात कर रहे थे, आपने लास्ट स्पीच भी उनकी कवर की थी। मसला कश्मीर के हवाले से बात की जा रही थी कि बेहतर अंदाज में पेश किया जाएगा। आप समझते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने इस चीज़ के हवाले से आवाज़ उठाई मसला कश्मीर के, वो इत्मीनान बख्श था? मेरा ख्याल कश्मीर के हवाले से अगर आप पूछें तो ना सिर्फ इत्मीनान बख्शी, मेरा ख्याल आधी तकरीर तकरीबन उन्होंने कश्मीर पे ही की, और कश्मीर पे जो बातें लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे वो सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब स्टेट टेररिज्म, ज़ाहिर है इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम था, वो किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब पीस इंडिया के साथ कश्मीर के मसले के हल के बगैर नहीं हो सकता। फिर बुरहान वानी का ज़ाहिर जिक्र किया, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ये की। मगर सब कुछ है, इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम की, यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स की, और सबसे इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान फ़ौज की तसल्ली ज़रूर होगी। मगर ये मुझे लगा कि ये बड़ी एक स्टैंडर्ड फॉरेन ऑफिस की एक प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान की पोजीशन थी उसको रीट्रेट किया गया है। इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन की मुझे कमी लगी और पैशन की कमी लगी। पैशन से मुराद मेरी ये है कि ये उस तरह की यादगार तकरीरों में से नहीं है जिस तरह के भुट्टो साहब का वो जो पोलिश रेजोल्यूशन पढ़ देने वाला था वाक़या, और वो आज तक सुनी जाती हैं क्योंकि उस वक्त भी 70 की जंग के बादल मंडला रहे थे और बड़ी इस तरह की एक गंभीर सूरत हाल थी। ऐसे मौक़ों पे ये भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बड़ी पाकिस्तान गंभीर सिचुएशन से लाचार इस वक्त जो है ना हमें उसका सामना है, और ये हमारी बनाई हुई सिचुएशन नहीं है, ये तो कश्मीरियों की अपनी इंडिजिनस मूवमेंट, और एकदम से पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई और उसको भारत ने मिस हैंडल किया कि एक इंसानी हकूक़ का वहाँ केस पेश कर दिया कि छर्रों से बच्चों की अंधा कर दिया गया, 100-200 बच्चे जो हैं, वो एक इमेज ऐसा आया हुआ है कि भारत डिफेंसिव पे है। सो ये मौका था कि इसमें पैशन एक तो नज़र आता है प्राइम मिनिस्टर का, वो थोड़ा सा कमा। दूसरा इमेजिनेशन से मेरी मुराद ये है कि ये जो कल हम पाकिस्तान की क्रीम टॉप सफारतकारों ने जो ये बात की कि पाकिस्तान को इस वक्त ये जो स्पीच सुनना चाह रही थी दुनिया की वर्ल्ड ऑडियंस के लिए ये नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो बात की पाकिस्तान को लोग गौर कर रहे हैं फॉर ऑल दी नेगेटिव रीजंस कि पाकिस्तान वजह तवज्जो मनफी वजूहात की वजह से बना हुआ है कि जनाब ये हमारे पे शक किया जाता है कि जनाब इल्ज़ाम है कि हम दहशत गर्दी को प्रमोट करते हैं या उनको पनाह देते हैं, ख़ास तौर के अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो ऐसे मौक़ों पे हमें एक नई लफाजी पेश करने की, जैसा कि पाकिस्तान के टॉप सफारतकारों ने कहा, ज़रूरत थी कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं उसका एक नए तरीके से हम जवाब देते कि जनाब हम दुनिया के साथ हैं, सिर्फ डिनायल और अपना केस पेश कर देना नहीं है, कोई नई लफाजी जिससे कि एक इफेक्टिवली हम दुनिया को ये मैसेज दे दें कि जनाब वीव चेंज्ड विद द वर्ल्ड, और हम एक नया रास्ता कोई देना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन को रखते हुए। ये नहीं है कि जाहिर है हमने अपनी पोजीशन पे रहना है, मगर साथ में कि जनाब हम विक्टिम भी हैं, और अगर किसी को शक है हमें बताएं कि हम दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए, अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए, अफगानिस्तान को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कुछ है, हमें बताएं कि हम क्या करें, और हम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का कोई पैशन और इमेजिनेशन आता तो मेरा बेहतर था। ऑफ कोर्स कश्मीर का जिक्र है और बड़ा डिटेल्ड जिक्र है, मगर इस वक्त मौका था कि हम इससे भी ज़्यादा की उम्मीद रखते थे। जी क्लास साहब, आप इत्तेफाक करेंगे आमिर साहब? मेरी थोड़ी सी आमिर साहब से इस पर एक डिफरेंट टेक है जी। इन द गिवन सिचुएशन जब हम पाकिस्तान में समझते हैं वो ठीक है एक आर्गूमेंट से या एक डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है सो कॉल्ड, एक पार्लिमानी निज़ाम है सो कॉल्ड, चीफ एग्जेक्टिव है हमारे एक सो कॉल्ड, अदरवाइज़ हमें पता है कि इस मुल्क की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी कौन चलाता है। और यहाँ तक मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये तकरीर उन्होंने वो पाकिस्तानी अवाम के लिए की होगी, किसी हद तक खुश हो जाएंगे सारे। दूसरा उन्होंने हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को सामने रख के की है। जो आउट ऑफ द बॉक्स जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो मियाँ साहब में कैपेसिटी नहीं है। जो आउट ऑफ द बॉक्स दो चीज़ें थी जो कल हम जिसका जिक्र कर रहे थे, वो सफारतकारों ने वो 4 ने लिखी है, 2 ही चीज़ें थी, बड़ी मुख्तसर थी। उन्होंने कोई लंबी कहानी नहीं डाली कि अफगानिस्तान के मसले पे कहा जी यूएनओ में जाएं और उनको कहें जी हमारा अफगान तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहेंगे अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी तो हम उनके साथ आपको बिठा के बात कराने को तैयार हैं, अदरवाइज़ हकानिस जाने, अफगान तालिबान जाने, काबुल जाने, अमेरिका जाने, नेटो जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी जुर्रत मियाँ साहब में थी नहीं। ये फिर हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये उनको मैसेज भेजती कि जनाब आप ये अपना ऐड करें, पैरा तो ऐड होना था, एक चीज़। दूसरी जो बात इन्होंने, मैं उनको जो सफ़ीरों के आर्टिकल को मैं कोट कर रहा हूँ, अपनी मैं कोई दानिश्वरी नहीं झाड़ रहा क्योंकि वो ज़्यादा अगर काबिल एहतराम और काबिल राय लोग हैं,
उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी सोल्यूशन उन्होंने पेश किया उसमें अपनी कल वाली गुफ्तगू में। जो बात मैंने उनसे सवाल किया था, वो कहते हैं कि भारत आपसे इसलिए इनकार कर रहा है कि उन्हें ये है, जो उनके कल के कॉलम में था कि आप उसमें बम्बे पे जो ये प्रोसीडिंग थी जिस पे तारिक खोसा ने जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, पूरा डिटेल के साथ आर्टिकल है, वो कहते हैं कि आपने उस पर अपनी प्रोग्रेस स्लो रखी हुई है, उसको तेज करें ताकि इंडियंस को कम से कम इंडियन जो ये लीडरशिप है वो भी तो अपनी पब्लिक को कुछ भेज सके, अपने मीडिया को, अपनी सिविल सोसाइटी को तो कुछ फेस सेविंग तो दे कि हम पाकिस्तान के साथ टॉक्स इसलिए करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारी कुछ जो चीजें हैं, हमारी कंसर्न्स हैं, उन पे उन्होंने आके काम करना शुरू किया। ये दो बड़ी अच्छी प्रपोजल थी जो उन्होंने दी है। मियां साहब की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये दो बातें कह सकते जब तक उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको ओके ना करती। एक चीज। दूसरी उन्होंने कहा, आमिर ने कहा जी कि भुट्टो साहब की पोलैंड वाली जो तकरीर थी, सो भुट्टो साहब पे बड़ा वो इल्ज़ाम लगता है आज तक, मादरत के साथ मैं भी उनके बहुत सारी चीज़ों का एडमायर हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ों को नाके दूँ, अगर वो ना फाड़ते ना पोलैंड की करारदाद तो सीज फायर हो रही थी। नहीं, वो शायद पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो चली थी, शायद बहस रहती है कि वो जो है खालिद हसन उसके क्योंकि गवाह थे, उनका ये हमेशा कहना है कि वो पोलैंड की करारदाद फाड़ी नहीं थी, वो उनके नोट्स थे जो उन्होंने फाड़े थे। मतलब तकरीर की बात कर रहा था मैं, उस गिमिक की बात नहीं कर रहा था, और वो तकरीर सुन के आज भी जो है ना वो एक पैशन की बात क्या निकला सर उसमें से, तकरीर में से कि पाकिस्तान का फिर इट्स अनदर डिबेट कि भुट्टो साहब के बहुत सारे हामी हैं, उनके मुखालिफ है, मैं हामी में से भी हूँ बहुत सारा, लेकिन उन पर तनकीद भी मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, उनकी वजह से मसले भी हुए। सो नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इतनी जुर्रत नहीं कर सकते इन द गिवन सिचुएशन। उन्होंने, मेरा ख्याल है, इंडिया को जो दोबारा उन्होंने ना पीस की ऑफर की है, मुज़ाकरात की ऑफर की है, अगरचे इस पे इंडियंस का बड़ा मेरा ख्याल है शार्प रिएक्शन आएगा, क्योंकि उनकी पब्लिक, उनका मीडिया भी चार्ज हुआ है और कंपैरेटिवली मैं समझता हूं ये तो कह रहे हैं गैर मशरूत तौर पे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ना। फिर मैं कह रहा हूं कि हमें उनसे शिकायत है, इंडिया से, इंडिया को हमसे है, हमें अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान को हमसे है, हमें ईरान से, ईरान को हमसे है, हमें अमेरिका से, अमेरिकन को हमसे हैं। हम जब तक, इट्स ए वेरी नेचुरल जो हम जाती जिंदगी में करते हैं, मेरा और आमिर का कोई डिस्प्यूट हो जाए, जब तक हम एक दूसरे की कंसर्न्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ जी आमिर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ जी एक मेरा है, उनको नैरो डाउन फिर आके करेंगे, कोई डील करेंगे कि आमिर साहब आप ये चीज़ें इधर काम करें, मैं काम करता हूँ, ऐसे होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी शरायत तो पक्की रहे, आमिर साहब कहे नहीं जी कि वो जो है ये पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मैं इनसे कहूँ कि आप पीछे हटे, मैं हटने को तैयार हूँ। आपको थोड़ा सा इस मामले में अगेन मैं कहूँगा लास्टली, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ये थोड़ा सा रहम करे इस खित्ते पे, और पर्टिकुलर नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो यहाँ पे लूटमार शुरू हो चुकी है, जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, स्कैम्स आ रहे हैं, आप इसलिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े नहीं हो सकते कि आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है। जब तक कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं आएगा पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जिसका हाउस इन ऑर्डर होगा, करप्शन के इल्जाम नहीं होंगे, फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो ये बातें नहीं कर सकेगा जो आमिर कह रहे हैं, वो भुट्टो नहीं बन सकेगा। भुट्टो साहब पे लाख इतराज़ात हूँ, भुट्टो साहब पे पनामा का भी कोई स्कैंडल नहीं था, उनकी लंदन में भी कोई प्रॉपर्टीज के मसले नहीं थे, उनके दुबई वगैरह में उनके महल नहीं थे, इवन इसके बावजूद भी उन्हें प्रॉब्लम हुए। तो मियां साहब जो हैं, मैं समझता हूँ लास्टली जो उनको लिखी हुई तकरीर दी गई, आमिर ठीक कह रहे हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए थे, वो खुश हो गए होंगे, वाह वाह जी मियां साहब ने आज बड़ा वहाँ पे उन्हें मसला उठा दिया है। अल्टीमेटली अनवर बेग साहब ठीक कह के गए, ये मसला जो है पाकिस्तान इंडिया को खुद हल करना है, कोई दुनिया आपके मसले में नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान और भारत को मिलकर ये मसला हल करना होगा, कोई भी सेंटर में आके इन दोनों के मसाइल को हल नहीं करेगा। रियाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनवर बेग साहब मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।